हेलो टू ईच एंड एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार सबको. ओके, सो नाउ come back to the point. Today's topic was solenoid structure. It is a part of the chromatin structure. Now it is covered by me, myself, Pooja Gupta, a geology teacher from Brihaspati Mahila College. Okay, so without delay the time, let's get started. Okay, now today's topic is solenoid structure. Okay, so firstly we discussed what was solenoid. Okay, so solenoid structure of chromatin is a model for the structure of 30 nanometer fiber. मे बी आप जानते होंगे कि nm मतलब नैनोमीटर किसे बोलते हैं. ओके, nm नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁶. इट इज़ द सेकेंडरी chromatin structure which help to package eukaryotic DNA into the nucleus. मतलब इसका काम क्या होता है, यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है उसको कंप्लीट पैक्ड फॉर्म में रखना न्यूक्लियस में. क्रोमैटिन इज़ द कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल. वी नो दैट क्रोमैटिन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्या क्या डीएनए है और प्रोटीन. प्रोटीन भी कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन है, फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल. द प्राइमरी फंक्शन क्या है सोलेनॉइड स्ट्रक्चर का, इस पैकेज लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल इनटू मोर कॉम्पैक्ट डेंस स्ट्रक्चर. मतलब डीएनए जो है अगर उसको कॉइल्ड फॉर्म में नहीं रखेंगे तो वो बहुत ही लंबा स्ट्रक्चर है. और प्राइमरी फंक्शन सोलेनॉइड स्ट्रक्चर का क्या है कि इसको मोर कॉम्पैक्ट और डेंस स्ट्रक्चर में रखना. ठीक है. सेकेंड इसका काम क्या है, ऑल्सो प्रिवेंटिंग डीएनए डैमेज एंड रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन. ये डीएनए डैमेज को भी प्रिवेंट करता है. प्रिवेंट माने रोकना. डीएनए डैमेज इन द सेंस आप ये समझिए, आपके बड़े बुजुर्ग हमेशा एक स्टोरी सुनाते होंगे, अनेकता में एकता. यानी कि अगर आप सिंगल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा तो आपको अकेले होगा तो आपको कोई भी तोड़ सकता है. ठीक है, पर आप ग्रुप में होगे तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता. ऐसे ही डीएनए जब सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा क्रोमैटिन थ्रेड तो उसको ईजिली डैमेज हो सकता है फिजिकल प्रेशर से. पर जब वो कंडेंस फॉर्म में रहेगा तो उसको प्रिवेंट रहेगा डीएनए डैमेज में. और उससे क्या होगा, जब वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा यानी जब वो पैक्ड फॉर्म में है, पैक्ड फॉर्म यूज्ड होती नहीं ना, यूज्ड फॉर्म जो चीज़ें यूज़ करनी होती है उससे अनपैक करा जाता है ना, तो वो रेगुलेट करता है जीन के एक्सप्रेशन को. किस तरह एक्सप्रेट करता है, जब वो कॉइल्ड फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म है, हेट्रोक्रोमैटिड फॉर्म में, तो वो किसी भी जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा और डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं करेगा. तो किसी भी चीज़ की ओवर सिंथेसिस नहीं हो, क्योंकि अति हमेशा आवश्यकता से ज़्यादा अत्यधिक किसी चीज़ का होना नुकसानदेह होता है. ठीक है, सेल ग्रो करती है नॉर्मल स्टेज में, ठीक है, पर ओवर द ग्रो सेल नॉर्मल से ओवर ग्रो करती है तो क्या हो जाता है, कैंसर. इसीलिए अति कभी भी अच्छी नहीं होती है. नेक्स्ट टॉपिक पे हम नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं. 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर को ही सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं. इसके स्ट्रक्चर पे डिस्कशन करते हैं. डीएनए इन द न्यूक्लियस. डीएनए जो होता है न्यूक्लियस में किस फॉर्म में होता है, वो न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ रैप्ड होता है. तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. न्यूक्लियोसोम इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट. जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम का वो रखता है अपने पास डीएनए बाउंड अराउंड. मतलब डीएनए कैसे 8 हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ घुमा हुआ या मुड़ा हुआ रहता है या फिर रोल्ड ऑन रहता है. एंड रिजेंबल थ्रेड रैप्ड अराउंड अ स्पूल. और उसका एक छोर थ्रेड निकला रहता है बाहर की ओर. ठीक है. Each turn the DNA wrapped around a set of the 8 protein called histone octamer. Each histone octamer is a composed of the each pair of 2 H2A, H2B, H3, H4. यानी इसमें 2 H2 होंगे, 2 H2B होंगे, 2 H3 होंगे, 2 H4 होंगे. इस तरह से हिस्टोन का एक ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है. फिर इसके आगे क्या होता है, फिर चलिए. Chromatin firstly discovered by Walther Fleming by using aniline dye to stain in 1974. Second, the solenoid model was first proposed by John French and Aaron Clark in 1976. This was the first model to be proposed by the structure of 30 nm fiber. Histone H1 protein. हिस्टोन को भी दो भागों में बांटा गया है, कोर और लिंकर या लीनियर प्रोटीन. लिंकर मोस्ट कॉमनली बोलते हैं. तो जो कोर सेक्शन होगा उसमें H2A, H2B, H3, H4 के डायमेरिक होंगे और वो ऑक्टामेरिक होगा. पर H1 प्रोटीन क्या होगा, वो लिंकर डीएनए होगा. टू द साइट वेयर डीएनए एंटर एंड एग्जिट, है ना, जहाँ से डीएनए एंटर करेगा और जहाँ एग्जिट करके दूसरे न्यूक्लियोसोम में रैप्ड होगा, उस लीनियर डीएनए को H1 प्रोटीन बोलेंगे.
और एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर कितना डीएनए रैप होता है, इतना डीएनए रैप होता है जिसमें 147 बेस पेयर अराउंड आ जाएँ और 1.75 टर्न्स होते हैं, मीटर का टर्न होता है। द स्टोन कोर एंड स्टेबलाइज द न्यूक्लियोसोम इन द सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। द न्यूक्लियोसोम फोल्ड अप एंड स्टैक्ड फॉर्मिंग अ हेलिक्स। पहले मैंने बोला था ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी आप जब ज़्यादा डीप जाएंगे तो आ जाएगा आपका अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स, टर्न स्ट्रक्चर्स, रैंडम कॉइल्स और बीटा प्लेटेड सीड्स। तो उसी में इसने बोला कि जो न्यूक्लियोसोम है सोलेनॉइड स्ट्रक्चर किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। दे आर कनेक्टेड बाय बेंट लिंकर डीएनए, जो कि घुमा हुआ लिंकर डीएनए होता है, उससे ही कनेक्टेड होते हैं। विच पोजीशन सीक्वेंस न्यूक्लियोसोम एडजेसेंट टू वन अनदर इन द हेलिक्स। ओके, और फिर दे आर अप्रॉक्सीमेटली 6 न्यूक्लियोसोम, मतलब हर एक टर्न के हेलिक्स में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं और एक न्यूक्लियोसोम पे 147 बेस पेयर का डीएनए रोल ऑन होता है या फिर 1.75 मीटर का। ठीक है, फंक्शन की बात करते हैं, मीटर 1.75 पर टर्न। ठीक है, फंक्शन की बात करते हैं। सोलेनॉइड स्ट्रक्चर मोस्ट ऑब्वियस फंक्शन क्या है इसका, हेल्प करना पैकेज द डीएनए। सो इसका साइज स्मॉल होगा, स्मॉल इनफ टू फिट इन द न्यूक्लियस, क्योंकि जो सबसे बड़ा टास्क है, जो मैमल्स की सेल का न्यूक्लियस है उसका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 6 माइक्रोमीटर है। तो हमें डीएनए के साइज़ को इतना छोटा करना है, इतना कॉम्पैक्ट करना है कि वो न्यूक्लियस में ईजिली फिट हो जाए। वाइल द डीएनए इन द वन ह्यूमन सेल वुड स्ट्रेच करते हैं अगर एक डीएनए को, इंसान के एक डीएनए को, तो वो 2 मीटर हो जाता है। ठीक है, लॉन्ग इफ़ इट वर अनबाउंडेड। सो फिर उसके 2 हाइपोथेसिस फॉलो। द बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए को 7 टाइम्स स्मॉलर करता है और जो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर है वो डीएनए के स्ट्रक्चर को 40 टाइम्स स्मॉलर करता है। डीएनए इज़ द कॉम्पैक्ट इन द सोलेनॉइड स्ट्रक्चर एंड कैन स्टिल बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव इन सर्टेन एरिया। क्या होगा, कॉम्पैक्ट फॉर्म में तो रहेगा पर उसका कुछ एरिया जहाँ पे उसमें प्रेशराइज्ड कम होगा वो एरिया ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, यानी वो एरिया किस में आएगा, वो यूक्रोमेटिन में आएगा। अब हम बात करते हैं कि सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं। फॉर्मेशन की बात करें तो मैनी फैक्टर अफेक्ट वेदर द सोलेनॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म और नॉट। कुछ फेवर करेंगे, कुछ नहीं फेवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवेलेंट कैटायन की। डाइवेलेंट कैटायन अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ 30 nm फाइबर्स। डाइवेलेंट कैटायन कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आपके कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीन, ये सब डाइवेलेंट कैटायन हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम एक स्टोन वेरिएंट की। H2AZ इज़ द वेरिएंट फॉर्म ऑफ द H2A। अब पहले बात करते हैं कि H2A किस तरह से सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाने में काम कर रहा है और H2A और H2Z में क्या डिफरेंस है। होता क्या है, H2A H2B के सरफेस में एसिड पैच होता है जो कि बाइंड करता है H4 की टेल रीजन से, जो एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम होता है। तो उसके इंटरेक्शन के लिए जो इंटरेक्शन होता है एसिड पैच का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये जो इंटरेक्शन है वो सोलेनॉइड फॉर्मेशन को फेवर करता है। पर जब कभी कभार H2AZ आ जाता है तो H2AZ का जो सरफेस है उसमें एसिड पैच एज़ कम्पेयर टू H2A के ज़्यादा हैं और वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करेगा H4 टेल से और प्रोबेबली कंट्रीब्यूट टू सोलेनॉइड फॉर्मेशन, यानी वो H2A के कंपैरिजन H2AZ ज़्यादा फेवर कर रहा है सोलेनॉइड के बनने की स्थिति को। अब हम बात करते हैं H4 पे। H4 इज़ द इसेंशियल फॉर्मेशन ऑफ 30 nm फाइबर। हाउएवर याद रखिएगा, यहाँ एक टर्म आएगा एस्टाइलेशन। एस्टाइलेशन H2H2B में तब किया जाता था जब हिस्टोन से डीएनए को अलग करना है, क्योंकि हिस्टोन में पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। ऑल वी नोज दैट दी अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से डीएनए से टाइटली रैप्ड रहता है। एस्टाइलेशन में क्या होता है, उसके चार्ज को न्यूट्रल किया जाता है जिससे कि वो डीएनए को मतलब डीएनए और हिस्टोन के बीच में एक गैप आने लगते हैं जिससे डीएनए अलग हो जाता है और वो यूक्रोमेटिन फॉर्म में आ जाता है और ट्रांसक्रिप्शन भी एक्टिव हो जाता है। पर एस्टाइलेशन इज़ कम्प्लीटली रिवर्स इन केस ऑफ द सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। सोलेनॉइड स्ट्रक्चर के लिए एस्टाइलेशन फेवरेबल नहीं है, यहाँ पे फेवरेबल होगा मेथाइलेशन। पर अगर हम क्या, हाउएवर एस्टाइलेशन ऑफ द कोर हिस्टोन टेल अफेक्ट द फोल्डिंग ऑफ क्रोमैटिन एंड डिस्टेबलाइजेशन इंट्रैक्शन बिटवीन द डीएनए एंड न्यूक्लियोसोम मेकिंग हिस्टोन मॉड्यूलेशन की फैक्टर इज सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। अगर हम H4 के लाइसेंस 16 नंबर लाइसेंस को एस्टाइलेशन कर लेंगे तो वो 30 nm फाइबर स्ट्रक्चर सोलेनॉइड स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देगा। द क्रोमेटिन इन मैमल्स स्पर्म की बात कर रहे हैं। जो क्रोमेटिन मैमल्स के स्पर्म पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में होते हैं यूकैरियोटिक डीएनए के केस में, और यूकैरियोटिक डीएनए इज पैक्ड बाय प्रोटामिन्स रदर देन न्यूक्लियोसोम। अब अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, वायरस की बात करेंगे, तो उनका डीएनए जो होता है वो प्रोटामाइन्स की तरह प्रोटामाइन्स की थ्रू पैक किया जाता है, ना कि यूकैरियोटिक की तरह न्यूक्लियोसोम की तरह। ओके,
न्यूक्लियोसोम क्या होता है, पहले हम डिस्कशन कर सकते हैं। ये 140 कर चुके हैं। 146 बेस पेयर का डीएनए होता है, इसके चारों तरफ रैप्ड होता है हिस्टोन एक्टोमर के। 1.75 टन होता है। H1 जो होता है वो न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता, पर जो कोर पार्ट होता है वो न्यूक्लियोसोम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सोलेनॉइड जो मॉडल है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम, मतलब जो न्यूक्लियोसोम का ऑर्गेनाइजेशन है इसको 30 nm फाइबर के फॉर्म में ऑर्गेनाइज रखना ही सोलेनॉइड मॉडल कहलाता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो ऊपर क्रोमोसोम से स्टार्ट हुआ है वो नॉर्मल स्टेज से हम उसको मूव किया है हाईली कंडेंस स्टेज, रिलैक्स स्टेज से कंडेंस स्टेज की तरफ, ठीक है। क्रोमोसोम नॉर्मल में दिख रहा है हमने उसकी एक आर्म, चाहे वो पी आर्म हो चाहे क्यू आर्म, उसका एक जो पार्ट है उसको लिया है और उसको बिगर करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा है तो हमें ये दिखा है कि वो जो नॉर्मल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो 1400 नैनोमीटर का है। फिर हमने जब उसको बिगर किया उसके एक पार्ट को जस्टिफाई करने के लिए कि क्या डिफ्रेंशिएशन है, तो उस पार्ट को हमने बोला है कंडेंस सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम। जैसे हम किसी चीज़ की स्लाइड्स बनानी होती है तो हम उसको कट करते हैं ना, वैसे हमने उस पार्ट को क्लीव ऑन किया है। फिर उसमें देखे जो हाईली कॉइल्ड फॉर्म है उसे हेट्रोक्रोमेटिन और जो थोड़ा रिलैक्स फॉर्म है यूक्रोमेटिन। ऑल वी नो दैट हेट्रोक्रोमेटिन इज़ नॉन एक्टिव स्टेज होती है ट्रांसक्रिप्शन की, यूक्रोमेटिन स्टेज जो होती है वो एक्टिव स्टेज होती है, ठीक है। अगर एस फेज में कोई पूछेगा रेप्लिकेशन किसका होगा तो एस फेज में पहले रेप्लिकेशन यूक्रोमेटिन पोर्शन का होगा और फिर हेट्रोक्रोमेटिन का होगा। इसका साइज़ है 700 नैनोमीटर। आप देखेंगे 1400 नैनोमीटर से हम कहाँ शिफ्ट हो गए 700 नैनोमीटर, जस्ट हाफ। फिर उस एक यूक्रोमेटिन के पोर्शन में से भी हमने बहुत छोटा सा पीस ऑफ कट लिया है और फिर उसको हमने मैग्नीफाई किया है। फिर वो उसको क्या बोला गया है, सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम इन एन एक्टेटेड फॉर्म। फिर उसका साइज़ हम देखेंगे 300 नैनोमीटर, हाफ से भी कुछ परसेंट वो कम हो गया है, यानी उसका साइज़ हो गया 300 नैनोमीटर। फिर हम सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम के एक्टेड फॉर्म के छोटे से पार्ट को लेकर उसको मैग्नीफाई करेंगे, उसका साइज़ हो गया है 30 नैनोमीटर और उसको बोला गया 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर। और पैक्ड न्यूक्लियोसोम हम ये बोल सकते हैं एक न्यूक्लियोसोम में एक ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन होती है, उसके मतलब होता है, होती तो कई हैं पर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोसोम में क्या आता है, एक ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन होती है जिसमें से 147 बेस पेयर पर टर्न होते हैं और 1.75 का उनका टर्न होता है, ठीक है। फिर मूव ऑन करते हैं हम। जो 30 nm क्रोमेटिन का लिया था फाइबर उसके एक छोटे से पोर्शन को, उसके एक लूप को करेंगे मैग्नीफाई तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखता है जिसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग बोलते हैं, जो कि 10 बीड्स ऑफ स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन जिसका साइज़ 11 नैनोमीटर था और वो DNA के स्ट्रक्चर को 7 टाइम स्मॉलर कर रहा था। फिर हमने इसमें देखा इसके लिंकर DNA के एक स्मॉल पोर्शन को उठाया और उसको मैग्नीफाई करा, वो हमें दिखा शॉर्ट रीजन ऑफ डबल हेलिक्स DNA जिसका ओवरऑल साइज़ था 2 नैनोमीटर। तो आप ये देखेंगे स्टार्टिंग से हम 1400 नैनोमीटर में थे नॉर्मल साइज, उसको कंडेंस करते 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 उसके अंदर 2 नैनोमीटर का DNA फिट है। यानी आप समझ लीजिए कि कितनी चीज़ें कंडेंस और डेंस करी जाती हैं। तो हमारी बॉडी में हर एक चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है क्योंकि वहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अगर गलती हुई तो कैंसर होना तय है। ओके, मे बी आपको ये लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा। थैंक यू फॉर दैट।